हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम आपको भौतिक विज्ञान में कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और बहुल आवेशों के बीच बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत, इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। जिनमें सबसे पहले आइए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखते हैं। इसके लिए स्वतंत्र आकाश में कोई दो बिंदु ले लें, ए और बी, और इस पर कोई दो आवेश रख दें, Q1 और Q2। इसके पश्चात Q1 द्वारा Q2 पर और Q2 द्वारा Q पर लगने वाले वैद्युत बल निकालेंगे और तुलना करेंगे कि Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल और Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल कितना प्राप्त होता है, किस प्रकार का प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। हम स्वतंत्र आकाश में कोई दो बिंदु लें, जैसा अभी बताया। ए और बी, यहाँ ए लिख देते हैं और यहाँ बी लिख देते हैं। इनका स्थित सदिश वेक्टर R1, बी का स्थित सदिश वेक्टर R2, इनको आपस में मिला देते हैं। इधर से इधर वेक्टर R12। अगर हम देखें थोड़ा इसको नजदीक में ए, तो इस पर आवेश रखा गया था Q1, इस पर आवेश रखा गया था B पर Q2। तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, त्रिभुज के सदिश योग। उस नियम का प्रयोग करते हुए हम लिखते हैं वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर OB, या वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, वेक्टर AB R12 इक्वल टू वेक्टर B, सॉरी वेक्टर OB अर्थात वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये आया R12 की वैल्यू। अब निकालते हैं, अगेन दोबारा कर लें, वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA, B से A की दिशा में, इधर से इधर, तो यह आ जाएगा वेक्टर R21। OB प्लस BA इक्वल टू वेक्टर OA, या वेक्टर BA इक्वल टू वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB, या वेक्टर BA इक्वल टू OA वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, BA इक्वल टू वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये वेक्टर R12 की वैल्यू मिली, ये वेक्टर R21 की वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 इक्वल टू माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये भी लिखा जा सकता है, या वेक्टर R21 माइनस इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद चूंकि दोनों बिंदुओं पर दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, समान प्रकृति के रखे हैं, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो पहले Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, वैद्युत बल, वैद्युत बल F, ये B से A की दिशा में लगेगा, F12 इक्वल टू, कूलाम का नियम पढ़ाई था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार F12 इक्वल टू 1/4πε0 to Q1 to Q2 अपान R21 अर्थात BA, R21 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 सदिश रूप में। अब एक चीज हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि यूनिट वेक्टर
अर्थात वेक्टर r यूनिट वेक्टर r21 इक्वल टू वेक्टर r21 अपान इसी वेक्टर का परिमाण अथवा मापांक भी कह सकते हैं। r21 का यानी यूनिट वेक्टर r21 इक्वल टू वेक्टर r21 अपान वेक्टर r21 इसका मापांक है। हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो वेक्टर f12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू q1 इंटू q2 अपान r21 का होल स्क्वायर इंटू इसकी जगह पे वेक्टर r21 अपान r21 या वेक्टर f12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू q1 इंटू q2 अपान r21 का होल क्यूब इंटू वेक्टर r21। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये आ गया समझ में। ये हमने बताया था कि q2 द्वारा q1 पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक इसी प्रकार q1 द्वारा q2 पर वैद्युत बल F21 इक्वल टू, अब क्या होगा, इधर से इधर की ओर लगेगा और लगेगा बल F21। Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12, या इसी के अनुसार इसको भी लिख देते हैं। तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू Q1 इंटू Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपान R12। इसको सॉल्व करते हैं। F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R12 का होल क्यूब इंटू R12। क्वेश्चन नंबर 2, या भी क्वेश्चन नंबर 2 ना बनाओ, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। R12 का क्या हुआ कि R12 ये निकाला गया था A से B की ओर, ये था A से B की ओर R12। B से A की ओर करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस वेक्टर R21, तो आ जाएगा वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R21 हो गया और दिशा इसकी बदल गई माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर 1 और 2 की हम तुलना करें, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ 2 से, तो ये दोनों देखो F12 इतना प्राप्त हुआ और F21 इतना प्राप्त हुआ, दिशा विपरीत है, माइनस हो गया। इसका अर्थ हुआ कि F21 वेक्टर F21 इसका तो माइनस वेक्टर F12, अर्थात दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन उनके बल आपस में बराबर होते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों बल बराबर हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो यह आया हमारा बल F21 इक्वल टू माइनस F1। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर बराबर बल और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि एक वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, न्यूटन के गतिविषयक का नियम। उसमें जो तीसरा नियम था वो क्या था, हाँ तो हम बता रहे थे, थोड़ा सा बीच में व्यवधान आ गया था, बता रहे थे कि आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा कक्षा 11 में। उसमें तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम था कि बराबर बल विपरीत दिशा में क्रिया करते हैं एक बिंदु पर, तो आपने कहा था वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है।
तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यह न्यूटन के तृतीय नियम की भी पुष्टि करता है। अब दूसरा हमने आपको बताया था कि बहुल आवेशों के बीच बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत, ये आपको बताना है। तो आइए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत यानी बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों का अर्थ क्या हुआ कि कोई निकाय जो कि कई आवेशों से मिलकर बना है, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन Qn तक, इन आवेशों में से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। उसके अनुसार अध्यारोपण का सिद्धांत जो बनता है वो है किसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी वैद्युत बल अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अभी हमने बताया कि मान लेते हैं कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बने हैं। मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, इस प्रकार से Qn आवेशों से मिलकर बने हैं। हम ये मान लेते हैं कि Q1 पर Q2, Q3, Q4, Q5, Qn आवेशों के कारण वैद्युत बल निकालना है। कैसे निकलेगा? Q1 से Q2 के बीच की जो दूरी है ये वेक्टर R12, इसके लिए तीसरे के लिए R13, चौथे के लिए है R14, इसका nवें के लिए है R1n। ये वेक्टर दिया गया है। अब निकालते हैं कि Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, दिशा इधर होगी और लिखा जाएगा F21। Q1 पर लगने वाला बल F13। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ 21 हमने लिखा है, ये 12 होना चाहिए था। Q4 के कारण जो बल लगेगा वो आ जाएगा F14। इसी प्रकार Qn के कारण जो Q1 पर बल लगेगा इसी के अनुदिश होगा F1n। अब हम वैद्युत बल लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के सदिश योग के नियम से। F12 यानी Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2। हमने लिखा F12 इसका दोनों काम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, सॉरी यहाँ पे R12 दूरी दे दी गई थी ना। दूसरा R13 यानी T से Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13। जितने भी आवेश हैं सभी आवेशों के कारण बल निकालेंगे। इस प्रकार लास्ट में जो आया है 1n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1n।
अब क्या करेंगे, परिणामी बल Q1 पर आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत बल F1 F1 मतलब Q1 F12 प्लस F13 प्लस F बीच में डॉट 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 बहुत सारे वेक्टर F1m सबको जोड़ देते हैं तो 1/4πε0 आपने देखा कि कॉमन हो जाएगा, बचेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट 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 Q1 इंटू Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1n। ये आपका परिणामी प्राप्त हो जाता है। इसी को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर से एक बात देखते हैं, किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी वैद्युत बल अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला प्रूफ हुआ। और अब इस फार्मूला को प्रूफ करने के बाद और हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आप जितना भी वीडियो देखते होंगे उन वीडियो में आपको ये हमेशा हम बताते हैं कि आपको स्वयं अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम कितना भी वीडियो बना के अपलोड करते रहें, लेकिन जब तक आप स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए स्व अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है।